नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। दिल्ली में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक्सीडेंट हुआ। कोहरे की वजह से एक्सीडेंट हुआ। एक साथ 11 गाड़ियां टकरा गईं और काफ़ी लोगों की मौत हुई, बहुत सारे लोग घायल हुए। रात अंधेरे में अगर ये सब कुछ होता है तो मुसीबत और बढ़ जाती है। वजह सीधे सीधे आप कहेंगे कोहरा है इसकी वजह, लेकिन क्या सिर्फ कोहरा ही इसकी वजह है? क्या जब हमें पता है कि हर साल कोहरे के दिन आते हैं और उसमें इस तरीके के वारदात होते हैं, तो हम क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं और क्या हम कर सकते हैं जिससे इस तरह के एक्सीडेंट्स रुक जाए? लेकिन इससे भी बड़ी बात कि जब एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद आग लग गई, कई गाड़ियों में आग लग गई। तो सवाल है कि एक्सीडेंट के बाद आग क्यों लगती है? एक्सीडेंट के बाद आग लगने की संभावना होती है। गाड़ी में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो इनफ्लेमेबल होती है, उसमें फ्यूल होता है काफ़ी सारा, बैटरी होती है, वायरिंग होती है, कहीं से भी आग लग सकती है, टायर है वगैरह वगैरह। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि गाड़ियों में एक्सीडेंट के बाद आग लगने की घटनाएं कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं और आग लगने की वजह से जो हादसा है और भीषण हो जाता है। जो लोग घायल हैं वो निकल नहीं सकते। और पिछले दिनों हमने देखा राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बसों में ऐसे हादसे हुए जब बस में आग लग गई, कोई निकल नहीं पाया और बहुत सारे पैसेंजर्स उसमें उनकी जान चली गई। तो ऐसी क्या वजह है कि टक्कर के बाद गाड़ियों में आग लग जाती है? एक थ्योरी ये चल रही है कि आजकल जो बसेस खास करके बनाई जा रही हैं तो बड़े महंगे ब्रांडेड बसेस की नकल की जा रही है और सस्ता सामान लगा के उसके जैसा मेकओवर गाड़ी का किया जा रहा है। जो करोड़ों की गाड़ी में जिस तरीके का डेकोरेशन या इंटीरियर आता है वो किया जा रहा है और स्लीपिंग बसेस बनाई जा रही है जो कि ख़तरनाक है, क्योंकि ये जो मटेरियल है हाईली इन्फ्लेमेबल होता है और दुर्घटना की शक्ल में ये कई तरीके से बाधा उपस्थित करता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। एक तो एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं ख़ास करके कोहरे के दिनों में, तो क्या हम उसे रोक सकते हैं? और दूसरा, एक्सीडेंट के बाद आग जो लगती है वो क्यों लगती है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसी पर हम बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ पैनल में है पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के खास करके वैभव डांगे साहब और साथ ही ट्रैक्स के जनरल सेक्रेटरी और रोड सेफ्टी एक्सपर्ट रजनी गांधी भी हमारे साथ है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। रजनी, पहला सवाल आपसे। पहले हम कोहरे की ही बात करते हैं। हम हर साल देखते हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे, नोएडा में या दिल्ली एनसीआर के आसपास और उत्तर भारत के कई इलाकों में जो एक्सीडेंट्स होते हैं, एक के बाद एक कई गाड़ियां टकराती हैं। क्या वजह है इसकी? देखिए, हम सबको पता है कि कोहरा आना है। जो भी नॉर्थ इंडिया में रहने वाले लोग हैं या जो इधर से ट्रैवल करते हैं, वो इस मौसम को ज़रूर देखते हैं और हर साल देखते हैं। और हमें पता है कि जब कोहरा होगा तो विजिबिलिटी डाउन होगी ही होगी। शायद हम इसको एडवेंचर के तौर पे ले लेते हैं, जो कि नहीं लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात, जो हमारा बिहेवियर है इसको लेकर, वो बहुत गलत है। ये एक एडवेंचर नहीं है, बल्कि हमें और साइंटिफिक वे में अपने आप को सचेत करना है ड्राइवर के रूप में कि हम इस मौसम में गाड़ी और सलीके से चलाएं, तरीके से चलाएं, कंट्रोल्ड स्पीड लिमिट्स में चलाएं और साथ ही साथ अपनी लेन को फॉलो करें। इस मौसम में भी देखा गया है कि लोग ओवरटेकिंग करने की कोशिश करते हैं, विजिबिलिटी है नहीं, तो इसका मतलब आप अपने आप को खुद ही बहुत ज़्यादा वल्नरेबल रोड यूज़र बना रहे हैं और आप अपनी तरफ एक्सीडेंट को आमंत्रण दे रहे हैं बल्कि। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है एज़ अ रोड यूज़र, एज़ अ ड्राइवर, जो हर साल इस मौसम को देखता है और देखता है कि हर दूसरे दिन हमें इस तरीके की खबर मिलती है, जहाँ पर रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और बहुत ही आसान तरीके हैं। बाहर के देशों में भी कोहरा पड़ता है, वहाँ पर इस तरीके के एक्सीडेंट्स क्यों नहीं सुनाई देते? लेकिन हमारे देश में ये क्यों दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं? इसमें एक सबसे बड़ा रोल हमारा खुद का है और साथ के साथ इसमें थोड़ा रोल आता है अथॉरिटीज़ का भी। जब स्पीड कंट्रोल करने की बात आती है, जैसे हमने देखा चाहे वो यमुना एक्सप्रेसवे है या और भी हाइवेज़ वगैरह पर स्पीड को कंट्रोल करने की बात की जाती है, उसको कम कर दिया जाता है। हो सकता है पहले 100 किलोमीटर पर आवर है, उसको 75 किलोमीटर आवर भी किया गया हो, लेकिन उसको वेरिएबल स्पीड लिमिट्स को टाइम टू टाइम अनाउंस करने की ज़रूरत है। अगर विजिबिलिटी डाउन है तो शायद 75 किलोमीटर पर आवर भी स्पीड आप फ़ॉलो नहीं कर सकते हैं। उसमें ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम फ़ोग के हिसाब से उस स्पीड को चेंज करें
उसमें स्क्रीन्स जो होती हैं, छोटी स्क्रीन्स या जो हाईवेज पर या एक्सप्रेसवे पर यूजुअली बड़ी स्क्रीन्स लगी होती हैं, उस पर उसके अनाउंसमेंट हो और लोगों को भी पता चले कि हमें अब वो 75 नहीं, विजिबिलिटी डाउन हो गई है, हमें और स्पीड स्लो करनी है। और जब विजिबिलिटी ऑलमोस्ट 0 तक पहुँच जाती है, तो शायद ज़रूरी हो जाता है हमें एज़ अ रोड यूज़र्स ये देखने की कि हमारे लायक वो सड़क सही प्रकार से यूज़ करने लायक है भी, क्योंकि अभी हमें नहीं दिख रहा है। तो शायद हमें कहीं न कहीं अपनी गाड़ी को सेफ जगह ले जाकर रुकना है। अगर हमें मार्किंग्स भी दिखनी बंद हो गई हैं, तो ज़रूरी है कि हम अपने आप को वहाँ पर सही जगह ले जाकर अपनी गाड़ी को रोकें और जब फॉग डाउन हो, तभी हम सड़क पर पुनः वापस आएँ। जी, तो फॉग में गाड़ी चलाना बिल्कुल ख़तरनाक है और पहला थंब रूल ये है कि अगर बहुत ज़रूरी ना हो, एसेंशियल ना हो, तो ऐसे मौसम में गाड़ी से निकलना आप अवॉइड करें। और अगर आपको निकलना ही पड़ता है, तो उसके कुछ थंब रूल्स हैं जो रजनी ने बताए, उसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। लोग गाड़ी चलाते कैसे हैं? फॉग में आप गाड़ी चलाते हैं तो अक्सर आप ये करते हैं कि अपने आगे वाली गाड़ी को पायलट बना लेते हैं और हम देखते हैं कि जब टक्कर होती है तो एक के बाद एक आगे से पीछे तक गाड़ियों का जो पूरा एक काफिला होता है वो आपस में टकरा जाता है। रजनी, ये बताइए कि इसके लिए, इसकी रोकथाम के लिए या फॉग में असिस्ट करने के लिए क्या हम कुछ कर सकते हैं संगठित तौर पर, ऑर्गेनाइज तौर पर, रोड के डिज़ाइन में, लाइटिंग में या इंडिकेशंस में? हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें लगता है कि कोई ना कोई इसका उपाय तो होगा, प्रिकॉशन तो होगा। जी, बिल्कुल, समस्या है तो समाधान होना लाज़मी है और वो हम सबके पास होता है। हमें पता है कि फ़ॉग आने वाला है, तो ज़रूरी हो जाता है कि हम उसकी तैयारी कर लें। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई बात करें तो मार्किंग्स और जो आपके साइड ग्रिल्स होती हैं, उन पर रिफ्लेक्टिव टेप्स वग़ैरह लग जाना, मार्किंग्स बहुत क्लियर होना और अगर कहीं न कहीं पोर्टहोल्स वग़ैरह हैं, तो उनको सही टाइम पर हमें करके चिह्नित करके उनको टाइम पर रेक्टिफ़ाई कर देना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ब्लैक स्पॉट्स जहाँ पर एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और फ़ॉग भी वहाँ पर बढ़ रहा है, तो आई थिंक उन ब्लैक स्पॉट्स को प्रायर लिस्ट पर लेकर उनका रेक्टिफ़िकेशन करना, सही डिज़ाइन में कन्वर्ट कर देना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ-साथ जो रेगुलेशन है, एनफोर्समेंट है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमें स्पीड लिमिट्स चेंज करनी पड़ती हैं। जैसे-जैसे फ़ॉग बढ़ता जाएगा, आपको स्पीड लिमिट्स चेंज करनी पड़ेंगी और अनाउंसमेंट भी ज़रूरी है। अनाउंसमेंट के साथ उसका एनफोर्समेंट भी ज़रूरी है। तो ये जो अथॉरिटिकल स्टेप्स लेने की ज़रूरत है और अनाउंसमेंट की ज़रूरत है, वो हमें टाइमली कर देनी चाहिए और उसके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है, जो पोस्ट क्रैश केयर का होता है। हमें पता है कि हम कहीं न कहीं अगर इस तरीके का सड़क हादसा होता है, तो वहाँ पर ऐसे ब्लैक स्पॉट्स या ऐसे ग्रे स्पॉट्स जहाँ पर फ़ॉग की वजह से और भी सड़क हादसे बढ़ सकते हैं, उसके आस-पास इमरजेंसी केयर को और भी ज़्यादा सुदृढ़ करने की कोशिश करना, ताकि टाइम पर इमरजेंसी में विक्टिम टाइम्स अ, एकदम गोल्डन आवर के टाइम पर हॉस्पिटल पहुँचाया जा सके। तो ये अलग-अलग इश्यूज़ हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है और उसके साथ-साथ ज़रूरत होती है पब्लिक पार्टिसिपेशन की। टाइम टू टाइम अनाउंसमेंट, जगह-जगह अगर एक्सप्रेसवे है तो हमारे पास स्क्रीन्स होती हैं, तो उसके ऊपर अनाउंसमेंट हो कि आपको स्लो डाउन होना है, स्पीड लिमिट चेंज हो रही है और आपको स्लो डाउन हो जाना है। विजिबिलिटी पे काम करना है। आपको देखना है कि आपकी खुद की गाड़ी की हेडलाइट्स, फॉग लाइट्स, बैक लाइट्स, दे ऑल आर वर्किंग। रिफ्लेक्टिव टेप्स है या नहीं, हेवी मोटराइज्ड व्हीकल्स के ऊपर रिफ्लेक्टिव टेप्स लगाई जाती है। तो इन सभी स्टेप्स को एक साथ उठाकर हम लोग कहीं न कहीं इस सड़क हादसों को कंट्रोल में कर सकते हैं। और रेमेडियल अगर हम लोग बिगिनिंग में ही इसको थाम लें, तो शायद इतने सड़क हादसे नहीं हों। ठीक है। वैभव जी, ये बताइए कि लंबे अरसे तक हम खास करके अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें या जनरली भी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत डिप्राइव्ड रहे हैं और आप कह सकते हैं कि पिछले 25-30 सालों में ज़्यादा से ज़्यादा हमने देखा है कि बहुत तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बढ़ा है और उससे हमारी गति आई है, उससे हमारा ग्रोथ आया है। लेकिन साथ साथ चैलेंजेस भी आए हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक्सीडेंट्स को ध्यान में रख के, खास करके अगर हम फॉग और रोड एक्सीडेंट्स की बात करें, तो क्या सिनारियो आपको दिखाई देता है? क्या इम्प्रूवमेंट्स की गुंजाइश है? क्या सजेशंस आप लोगों की तरफ से रह सकते हैं? धन्यवाद मनोज जी। बिल्कुल,
जैसे अभी मेरे पहले के पैनलिस्ट ने कहा कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में और गाड़ियों में और हमारे वाहन चालकों के बिहेवियर में तीनों पर काम करना पड़ेगा। वाहन चालकों का बिहेवियर तो ऑफ कोर्स सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण हमारे इमीडिएट एक्सीडेंट्स को रोकथाम हो सके, उसकी तैयारी की जा सकती है। जैसे फॉग का, हर साल फॉग इस समय सर्दियों के समय में आना है तो उसको कैसे हम एड्रेस करेंगे। सो एक फैक्टर है, लेकिन साथ ही साथ हमें गाड़ियों की सेफ्टी एलिमेंट्स को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सेफ्टी एलिमेंट्स को बढ़ाने की आवश्यकता है, चाहे वो हमारे रोड साइनेजेस है, रोड के ऊपर अलग-अलग प्रकार के डिजिटल मैकेनिज्म्स को यूज करके अलर्ट सिस्टम्स है, इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, इंटेलिजेंट ट्रैफिक एंड इंसिडेंट मैनेजमेंट मैकेनिज्म्स है। अब आने वाले दिनों में दुनिया भर में एसडीवीज की तरफ हम बढ़ रहे हैं, सॉफ्टवेयर ड्रिवन व्हीकल्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिससे हमारी गाड़ियां और इंफ्रास्ट्रक्चर एक दूसरे से बात कर सकेंगे, गाड़ियां और गाड़ियां आपस में एक दूसरे से बात कर सकेंगे। इन सारे मैकेनिज्म्स का उपयोग करके मुझे लगता है हमें इनके तरफ देखने की आवश्यकता है, और चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता हो, जैसे ब्लैक स्पॉट का उल्लेख अभी किया गया। हमें ऐसे स्पॉट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जहां लगातार इस प्रकार के चैलेंजेस उपलब्ध होते हैं। वहां 4 ईज का मैकेनिज्म करके, चाहे वो हमारा इंजीनियरिंग इंप्रूव करना हो, चाहे वो हमारा एनफोर्समेंट इंप्रूव करना हो, चाहे वो हमारा इमरजेंसी केयर को इंप्रूव करना हो, ताकि गाड़ियों की सुविधा हमारी बढ़ सके, इंफ्रास्ट्रक्चर में इंजीनियरिंग की सुविधा हमारी बढ़ सके, इंजीनियरिंग की सेफ्टी वहां बढ़ सके, हमारा एनफोर्समेंट जहां वहां ज्यादा हो, चाहे स्पीड लिमिट लगाना हो, चाहे रिस्ट्रिक्टेड ड्राइविंग वहां करना हो ऐसे समय में, या फिर हमारे इमरजेंसी केयर को इम्प्रूव करने की बात हो। ये सारे ट्रिपल ई को करके करते हुए, साथ में जो सबसे बड़ा चौथा ई है, लोगों को एजुकेट करने का, उस पर भी हमें काम करना पड़ेगा। तो ये चारों ई का अपनाएंगे तभी हम जान बचा पाएंगे, नहीं तो ऐसे इंसिडेंसेस हम हर बार देखते हैं, फॉग के कारण होता है, ऐसे कई कारणों से होता है। तो इसलिए इन चारों ई पर काम करने की आवश्यकता है। एक बार याद है मुझे वैभव जी, गडकरी जी जो हमारे परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा था कि जो हमारे यहाँ जो रोड्स बने हुए हैं उसमें डिज़ाइनिंग की बहुत प्रॉब्लम है बहुत जगह पे। क्या इस दिशा में काम हो रहा है, या आप लोगों को क्या लगता है इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है? तो इस दिशा में निश्चित काम हो रहा है। जैसे अभी आप जो एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज की हम नया एक पूरा तंत्र पूरे देश में देख रहे हैं, जिसमें इंजीनियरिंग वाइज उसमें एक स्टडी फॉर्म में गाड़ी चले, उसके लिए इंजीनियरिंग डिजाइन हो रहा है। एक्सेस कंट्रोल हाईवेज बन रहे हैं, जिसके कारण सडनली कोई सड़क पर इधर उधर से आया, जानवर इधर उधर से आए, वो घटनाएं कम करने की दृष्टि से डिजाइन को इम्प्रूव किया जा रहा है। वो सब बहुत तेजी से हमारे देश में हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ही हमें इन बाकी चीजों पर भी उतना ही ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत छोटे छोटे इंटरवेंशंस होते हैं जिसके कारण बहुत इम्पैक्ट आ सकता है। जैसे मैंने कहा कि सर्दी में हमारी गाड़ियों की फॉग लाइट का सर्विसिंग कितने लोग हम करते हैं। टाइमली गाड़ियों की सर्विसिंग करना और उसमें फॉग लाइट को हमारे वर्केबल रखना, या हमारे फॉर एग्जांपल पार्किंग लाइट्स है, हमारे इंडिकेटर्स है, हमारे ब्रेक लाइट्स है, हमारे गाड़ियों पर सर्दियों के लिए मार्किंग लगाना हो, रिफ्लेक्टर मार्किंग्स लगाना हो, वो कितने हमारे एक्टिव रहते हैं। ऐसे बहुत सारे मैकेनिज्म्स है जिसके माध्यम से हमको ये करना पड़ेगा। और इंजीनियरिंग डिजाइन में शुरुआत हुई है, कोड्स के हमारे कई सारे इंटरनेशनल कोड्स हमने रोड डिजाइन के अडॉप्ट किए हैं, नया नया मटेरियल उसके लिए उपयोग किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ही चारों ई के का मिला जुला असर है जब हम हमारे देश में एक्सीडेंट्स को कम कर पाएंगे। जी, तो जिम्मेदारी वाहन चालक की तो बनती ही है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार डेवलप कर सकती है, हम लोग उस पे काम कर सकते हैं कि इसकी डिज़ाइनिंग कैसी है, अगर है तो उसमें कोई भी कमी है तो उसको दूर किया जा सकता है। लेकिन एक दूसरी समस्या जो आ रही है कि गाड़ियों में आग लग जा रही है। पिछले बार जब बसेस में आग लगी थी तो ये चर्चा बहुत ज़ोर से चली थी, रजनी जी, कि इसमें मॉडिफाइड गाड़ियाँ थीं। तो इसका मतलब ये है कि जो बड़े ब्रांड्स की गाड़ियाँ होती है, बेंच की हैं या वॉल्वो की जो बसेस आती हैं, वो बहुत इक्विप्ड आती हैं, उसमें स्लीपर वगैरह का प्रोविज़न भी होता है।
उस तरीके से ये लोग साधारण चेसी खरीद के और उस पर उस तरीके की बॉडी बिल्डिंग करते हैं, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम होता है। इसमें रेगुलेटर तो स्थानीय आरटीओ ही होता है और कोई देखने वाला तो होता नहीं है। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार किस कदर है हम ये भी जानते हैं। तो लोगों को ये जानना क्या ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है कि जो मॉडिफाइड बसें हैं वो उतनी सुरक्षित नहीं है, नंबर एक। नंबर दो कि जो अपनी गाड़ियों को सजाने में जो सजावटी सामान आप इस्तेमाल करते हैं, आग लगने के केसेस में वो बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होते हैं। रजनी जी। मनोज जी, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्या फेक मेडिसिन अलाउड हैं? अगर फेक मेडिसिन अलाउड नहीं है तो फेक हेलमेट्स भी अलाउड नहीं होने चाहिए। अगर फेक हेलमेट्स अलाउड नहीं होने चाहिए तो फेक मॉडिफाइड बसेस भी अलाउ क्यों की जा रही है? जब हम लगातार देख रहे हैं कि इस तरीके के सड़क हादसे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट की जरूरत है और पॉलिसी इंटरवेंशन की जरूरत है कि इन बसेस को जो मॉडिफाइड हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। बहुत सारी ऐसे कंट्रीज होंगी जहां पर इस तरीके की मॉडिफाइड बसेस डबल डेकर टाइप में अलाउ नहीं है। और हमारे यहाँ पर जो एक्सीडेंट्स हुए हैं उसमें कई बारी सीन में ये भी देखा गया है कि सेफ्टी पूरे तरीके से नदारद थी। जो हथौड़ी रखनी चाहिए तोड़ने के लिए शीशों को, या एग्जिट होना चाहिए, वो सब चीजें कहीं ना कहीं हम सेफ्टी को नेगोशिएट कर जाते हैं। कहीं ना कहीं सीट बढ़ाने के चक्कर में या अमाउंट और इंक्रीज करने के चक्कर में ड्राइवर के यहाँ से एग्जिट में भी कहीं ना कहीं वहां पर कुछ ना कुछ टेबल और ये रख दिया जाता है। मतलब हर तरीके से जो आपके एग्जिट्स हैं, जो इमरजेंसी एग्जिट्स हो सकते हैं किसी बस में से, वो कहीं ना कहीं वो है नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कहीं हम लोग सब मिस कर रहे हैं वो है एक सेफ्टी कल्चर को अपने यहाँ पर चाइल्डहुड से अडॉप्ट करना। हम बाहर की कंट्रीज में देखेंगे बच्चों को सीपीआर भी आता है, उनको पता है कि किसी एक्सीडेंट विक्टिम की हेल्प कैसे करनी है, उनको ये पता है कि फायर अगर लग जाती है तो उस कंडीशंस में क्या करना है। लेकिन हमारे यहाँ पर ये शिक्षा हम दे नहीं रहे हैं। अगर दे रहे हैं तो शायद बहुत कम लेवल पर है, उस तरीके का लेवल हम लोग लेकर नहीं जा रहे। तो हम दोनों तरफ से अपने साथ गलत कर रहे हैं। एक, हमारे को नॉलेज कम है और हम रिस्क बढ़ा ले रहे हैं। तो शायद इन दोनों इश्यूज पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि अगर हमारे यहाँ पर सेफ्टी नेगोशिएट हो रही है तो वो रोकी जाए, उसमें सरकार अपना स्ट्रॉन्ग एक्शन ले। और अब तो हम लोग सेफर व्हीकल में आगे बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप ले रही है। तो इस केस में भी जो बसेस मॉडिफाइड कर रहे हैं, आई थिंक उनके ऊपर एक्शंस लेने चाहिए अगर वो उस लेवल पर नहीं जाए। और साथ ही साथ किस तरीके से इन इश्यूज पर, इन कंडीशंस में अपने आप को कैसे सेव करना है, दूसरे को कैसे सेव करना है, विक्टिम नहीं बनना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है भारत में। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो समझिए इस बात को, चाहे आपको कुछ भी कहा जा रहा हो, लेकिन हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं अभी भी। तो जब नॉर्म्स हमारे ढीले होते हैं तो ये तर्क दिया जाता है क्योंकि हमें डेवलप करना है, हम विकास का एक बड़ा रास्ता तय करना है। बहुत ज़्यादा हार्श होके हम नहीं कर सकते, फिर हमारा डेवलपमेंट रुक जाएगा। इसलिए नियमों में थोड़ी सी ढील रखी जाती है प्रैक्टिकली। मतलब इसको आप सही नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा होता है। अब इसकी वजह से कई खतरे पैदा होते हैं। तो आप जो सड़कें देख रहे हैं, हो सकता है आपको लगता हो कि ये सड़कें अमेरिका के जैसी है, लेकिन भारत अमेरिका नहीं बना है, भारत भारत है। और इस वजह से कई और दूसरी चीज़ें हो सकती है जहां ढीलापन होगा और उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो उपाय क्या है? उपाय वही है जो आखिर में रजनी जी ने कहा कि आपको होशियार रहना है पूरे सिचुएशन को। जो अच्छा हुआ है उसको भी आप देखें, लेकिन जो अच्छा हुआ है उस पर अगर आप बेलगाम चलेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। यहाँ आज कंज्यूमर अड्डा में हम बात कर रहे हैं कि कोहरे के दिनों में एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, कैसे उनको रोका जा सकता है। आप बतौर एक वाहन चालक क्या सावधानियां बरत सकते हैं, कौन सी चूक आप कर रहे हैं जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। इन तमाम मसलों पर हमने बातचीत की। लेकिन एक्सीडेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट्स के साथ आग भी लग जाती है, तो हम इस पर भी बात कर रहे हैं कि आग को लेकर हमारा नज़रिया एक तो गड़बड़ है। रजनी जी ने बताया आमतौर पर हमें ये सिखाया नहीं जाता कि आग के हालात में हमें कैसे निपटना है, खुद को और दूसरों को कैसे बचाना है। वैभव जी, आपका क्या टेक है? जो गाड़ियों में आग लग रही है, अब गाड़ी में कई ऐसी चीज़ें होती हैं, आग लग जाए तो आग भड़काने के लिए काफ़ी होती है, और कई ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ से आग पैदा होती है। मतलब जो अभी तक हम चला रहे हैं उसको बोलते हैं इंटरनल कंबशन इंजन, मतलब गाड़ी के अंदर आग लगाते हैं, उसी से तो गाड़ी चलती है। तो ये तो कॉमन नॉलेज है, लेकिन इस तरीके की घटनाएं क्यों रही, आग बहुत ज़्यादा क्यों लग रही है, और उसको लेकर हमारी सोच क्या बदलने की ज़रूरत है?
बिल्कुल मनोज जी, इसमें 3-4 चीज़ों को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ख़ास करके बसेस के जब भी ऐसे एक्सीडेंट होते हैं, तो ये मुद्दा बार-बार सबकी चर्चा में आता है। आज भी हमारे देश में बसेस के डिज़ाइन्स को बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सरकार ने कुछ प्रयास करके नए बस कोड्स लाए हैं और जिस बस कोड्स के कारण थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाने की दिशा में काम हुआ है। लेकिन सारी की सारी बसें नई-नई है। बहुत 10-10, 15-15 सालों से बसें हमारे देश में चल रही है, जिसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो एक स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट ऑन द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ बसेस। जैसे हमारे देश में अभी शायद लास्ट ईयर सरकार ने छोटे से छोटे गाड़ियों में मिनिमम 4 एयरबैग्स की बात कही है, जिसको इंडस्ट्री की तरफ से और ओपिनियन मेकर की तरफ से बहुत विरोध हुआ कि हमारे देश में अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, उससे हमारी कॉस्ट बढ़ेगी, गाड़ियों की कीमत बढ़ेगी। लेकिन ज किसी की जान की कीमत हम कैसे लगा सकते हैं? क्योंकि वो सबसे अनमोल चीज़ है और इसलिए सेफ्टी को हमारे देश में आज भी हम थोड़ा मुझे लगता है प्रायोरिटी में हमारे सब लोगों की सोच के प्रायोरिटी में थोड़ा पीछे है। जैसे हम सब लोग अनुभव करते हैं, जैसे हम एयरक्राफ्ट में जाते हैं, एयर ट्रैवल करते हैं, तो अगर एयर ट्रैवल में पायलट या क्रू अगर किसी भी एसओपी को फॉलो नहीं करता है, तो बहुत बड़ी रिस्क होती है, इसलिए उनको एक ट्रेनिंग दिया जाता है कि उनको एसओपी को फॉलो करना है। लेकिन हमारे देश में बस में बैठने थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत है वैभव के ऑडियो में। एक बार फिर से रजनी जी का रुख करते हैं। रजनी जी, जब गाड़ी बनती है या गाड़ी जब हम खरीदते हैं तो हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि एक तो सपना डाल दिया था बचपन से ही हमारे दिमाग में कि एक कार हो जाए, एक गाड़ी हो जाए। तो नतीजा ये होता है कि हम कुछ नहीं देखते, हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे बजट में कौन सी वो गाड़ी आ सकती है जिसकी मार्केट में ब्रांड वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो। मतलब अब बिल्कुल ही हमारा बजट बिल्कुल कंस्ट्रेंड है तो हम बिल्कुल जो जिसको बोलते हैं स्टार्टिंग वाली गाड़ियाँ ले लेते हैं। थोड़ा ज़्यादा है तो हम उसको और स्ट्रेच करके थोड़ा ब्रांड ले लेते हैं। गाड़ी खरीदने में सेफ्टी कितना बड़ा कंसर्न है और इसके कितने डायनेमिक्स हैं? जी मनोज जी, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं जो डिफरेंट अब आ रहा है, डिफरेंस जो अब सोच में आ रहा है लोगों की, अ, कहीं ना कहीं जो स्टार रेटिंग शुरू हुई, लोगों के बीच में बात शुरू हुई। पहले तो लोग जाते थे, आपने जैसे बताया कि फंड्स कंस्ट्रेंट की वजह से सबसे लोअर मॉडल खरीदा जाता था, जिसमें सेफ्टी वैसे भी कम थी। लेकिन अभी जैसे वैभव जी ने भी बताया और हम सब जानते हैं कि अब कहीं न कहीं लोअर मॉडल से भी एयर बैग्स वगैरह शुरू हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अभी भी मानसिकता है हम लोगों की, वो यही है कि कुछ एड्स वगैरह में भी देखने को मिलता है कि माइलेज कितना देती है गाड़ी, स्पीकर्स कौन से लगे हुए हैं, साउंड सिस्टम कौन-सा अच्छा मिलेगा। लेकिन हम ये नहीं देखते एज़ अ रोड यूज़र कि हमारे लिए उसमें सेफ्टी के फीचर्स कितने बढ़िया हैं। कौन-कौन सी गाड़ी किस किस लेवल की स्टार रेटिंग की है जो एक्सीडेंट होने के चांसेस में मुझे सेफ रख सकती है। एयर बैग्स कितने हैं, उसमें चाइल्ड रिस्ट्रेंट है या नहीं है। अलग-अलग चीज़ें हैं। इसका सबसे बड़ा एक अलग और भी इश्यू है कि शायद जो कंज़्यूमर है अभी अपनी सेफ्टी को लेके ज़्यादा जागरूक ही नहीं है, कि कार में भी उसको और सेफ्टी प्रोवाइड की जा सकती है। टू व्हीलर भी उसके लिए और सेफ बनाया जा सकता है। और जिन बसेस की हम बात कर रहे हैं, उन बसेस को भी और अच्छे से डिज़ाइन करके और इम्प्रोवाइज़ेशन लेकर आकर, खास तौर पे सेफ्टी एस्पेक्ट्स को देखते हुए व्हीकल्स की सेफ्टी को बढ़ाया जा सकता है। हम जब भी 5 पिलर्स ऑफ रोड सेफ्टी की बात करते हैं, चाहे वो रोड सेफ्टी मैनेजमेंट हो, चाहे वो सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो आपका पोस्ट क्रैश केयर हो, रोड यूज़र बिहेवियर हो, 5वां पिलर आता है सेफर व्हीकल। ये सेफर व्हीकल इसीलिए बोला जाता है, सेफ सिस्टम अप्रोच में भी इसी को इसलिए रखा गया है, क्योंकि कहीं न कहीं सड़क सुरक्षित तभी होगी जब उसके ऊपर चलिए, वाहन समय और जो चूंकि पेडेस्ट्रियन। ख़त्म हो रहा है इसलिए आपको रोक रहा हूँ, लेकिन जो बातचीत हमने की, देखिए मकसद ये था कि लोग जागरूक हों, क्योंकि आप जागरूक हो गए तभी व्यवस्था में भी वो बदलाव होगा जो आप चाहते हैं, जो आपके लिए ज़रूरी है। और जागरूकता का बेस लाइन ये है कि हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। आप सबसे ज़्यादा अहमियत अपनी जान को देंगे तो आप वैसी चीज़ों से दूर रहेंगे जहां आपको सेफ्टी कम नज़र आएगी या ख़तरा ज़्यादा नज़र आएगा। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है।
फॉग की जहाँ तक बात है तो फॉग में सेफली कैसे आपको चलना है, पहले तो अवॉइड करना है, और अगर आपको मजबूरी है तो आपको बहुत ही संभल के जाना होगा। इसके बावजूद दुर्भाग्य आपको घेर सकता है क्योंकि आप एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां अभी चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, बिल्कुल पक्की नहीं हुई हैं। आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।